तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जो कि होने वाला है हमारा फंडामेंटल्स बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल्स। इसके 100 नाम है। काम एक है कि पार्टनरशिप जो आपका पूरे जो 4-5 चैप्टर्स हैं सीरीज में, इसका बेस बिल्ड करना है, यानी कि एक बेसिक फाउंडेशन बिल्ड करना। तो ये जो चैप्टर है ये फंडामेंटल्स वाला हो गया या फिर बेसिक्स कह लो, चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गुडविल वैल्यूएशन। ये 3 चैप्टर्स मैं थोड़ा सा स्मूथ वे में थोड़ा सा धीमे धीमे करके पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों है? बिकॉज इसको अगर ये 3 चैप्टर्स अच्छे से आप बेस बिल्ड कर लेते हो तो आने वाले जो बाकी चैप्टर्स है वो आपको स्मूथ बाय स्मूथ करते रहोगे। ऐसे क्यों? बिकॉज आपका एक तरह से बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। अब बेबी को बेस क्यों पसंद है? बेबी को बेस इसलिए पसंद है बिकॉज बेस अगर होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो चाहे जो सभी क्वेश्चन उठ के आ जाए, कॉन्सेप्ट अगर माइंड में क्लियर है तो जैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो इस वजह से मैं इस चैप्टर को धीमे धीमे से स्टार्ट करूंगा और आपको भी आराम से ही पढ़ना है, भागना नहीं है इस बेसिक्स वाले चैप्टर में कि थ्योरी भरी है तो उसको सर्राटिस कर देते हैं। इंटरेस्टिंग वे में एग्जांपल्स के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है। और वो 3 गोल्डन वर्ड्स मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आगे आइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यहीं पे पढ़ाया जाएगा और वो भी नोट्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है क्या? पार्टनरशिप इज अ फंडामेंटल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारा, स्पेशली प्रिवेलेंट एमंग स्मॉलर एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। यानी कि अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या फिर एक मीडियम साइज का बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे जो पार्टनरशिप होता है वो प्रिवेलेंट होता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं अच्छा साबित होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू पूल देयर रिसोर्सेज, स्किल्स, एक्सपर्टीज टू कंडक्ट बिजनेस एंड शेयर द रिजल्टिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। यानी कि ये क्या करता है कि पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ आते हैं, अपने बिजनेस रिसोर्सेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को, अपनी जो स्किल्स है उसको साथ मिलाते हैं, बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इंडिविजुअल्स मान लीजिए आपके पास रिसोर्सेज है, मेरे पास स्किल्स है, किसी और के पास एक्सपर्टीज़ है, तो अगर हम तीनों लोग साथ में कुछ पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं तो हमारा क्या होगा, तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, उसके साथ साथ हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम आपस में शेयर कर लेते हैं। अब हम एक लीगर जो हमारी डेफिनेशन है उसको हम देखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग पार्टनरशिप डेफिनेशन एंड की फीचर्स। अब हम थोड़ा सा लीगल डेफिनेशन जाएंगे। लीगल जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन लिखी है उसको हम देखते हैं। तो इसको मैं टेंशन न लीजिए, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं केवल इसी 2 लाइन में आपको समझा दूंगा। अगर आपको पूरा पढ़ना है, अच्छे समझना है, तो जब आपके एग्ज़ाम होने के बाद जब आप 1 महीने का गैप होता है तो उसमें जब आप सोचते हैं कि मैं यह कॉलेज में जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तब आप आराम से इसको पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए जितना ज़रूरी है उतना समझ लो। Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all। यहाँ पे लॉ के डेफिनेशन में यही है कि जो carried on by all acting for them for all है, यही आप कंफ्यूज करें। बाकी क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है, किसके बीच में? 2 या 2 से ज़्यादा लोग के बीच में। और कैसा रिलेशन है? ऐसा रिलेशन है कि हमने एग्री किया हुआ है कि जो प्रॉफिट है बिजनेस का उसको हम शेयर करेंगे। और कैसा बिजनेस है? या तो हम मिल के चला रहे हैं, या तो आपके बेसिस पे मैं केवल बिजनेस चला रहा हूँ, आप केवल पैसा दे रहे हो, आप बिजनेस में पार्ट नहीं ले रहे हो, बस मैं बिजनेस को चला रहा हूँ, या फिर मेरे बेसिस पे आप बिजनेस को चला रहे हो। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप हो वही हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक एक लाइन की ये समरी दी हुई है, अगर आप देखना चाहो तो देख लो, बट जितना ज़रूरी था उतना मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म में ये सारी चीज़ें नहीं है तो आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा, वो कुछ और कहलाएगा बट पार्टनरशिप फर्म तो नहीं रहेगा। तो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहला है, पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। A partnership requires a minimum of 2 individuals to enter into an agreement. The maximum number of partners is governed by Section 464 of Companies Act 2013. Read the Rule 10
of company's miscellaneous rules. Currently, the maximum permissible number of partners in a general partnership is 50. यानी कि मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50. एक पार्टनरशिप पे 2 लोग मिनिमम होने चाहिए या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए. ये क्या है हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक एसेंशियल एलिमेंट है पार्टनरशिप का. मैक्स टू मैक्स हमारे 50 लोग हो सकते हैं. सेकेंड है हमारे बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. पार्टनरशिप में एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट. और एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए उसको देख लेते हैं. पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टिंग थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. यानी कि ये जो पार्टनरशिप है वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के द्वारा होता है बिटवीन पार्टीज. दिस एग्रीमेंट आउटलाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस गवर्निंग देयर रिलेशनशिप. यानी कि इसमें जो एग्रीमेंट किस चीज़ का है, टर्म्स एंड कंडीशंस या फिर टर्म्स एंड रिलेशंस इसमें लिखे होंगे. इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस हम करने वाले हैं. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, कौन कितना प्रॉफिट लेगा या फिर कौन कितना प्रॉफिट लॉस शेयर करेगा. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, यानी कि कौन कितनी कैपिटल लाएगा बिजनेस में. अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इस बिजनेस पूरे इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है. तो इसका पार्टनरशिप डीड बनता है. पार्टनरशिप डीड आगे हम डिटेल में देखेंगे, अभी के लिए बस इतना बेसिक्स जान लीजिए. while an oral agreement is legally valid, a written agreement partnership deed जो मैंने कहा is strongly preferred as it provide clear evidence of the agreed terms and helps in preventing future disputes. यानी कि disputes क्या होता है. So इसमें oral agreement आप बना सकते हैं, यानी कि मौखिक. oral यानी कि मौखिक. oral आप क्या समझ रहे हो, मुंह से एग्रीमेंट करना और कुछ नहीं. oral agreement आप बना सकते हो वो लीगल है. बट एक पार्टनरशिप डीड होना एसेंशियल है. उससे क्या होता है आगे चल के अगर कुछ लफड़ा हुआ तो लफड़ा सॉल्व करने के लिए रजत दलाल नहीं आएंगे. आपका वो जो पार्टनरशिप डीड है वही आपका जो लफड़ा है उसको सॉल्व कर देगा. लॉफुल बिजनेस हमारा होना चाहिए, जो कि हमारा पार्टनरशिप में जो बिजनेस है वो लॉफुल होना चाहिए. मीन्स द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप मस्ट बी टू कैरी on a legitimate and legal business activity. An association formed for social, religious, charitable or any illegal purpose cannot be considered a partnership under the Indian Partnership Act 1932. यानी कि जो आप पार्टनरशिप कर, मान लीजिए आप सुपारी देने का पार्टनरशिप कर रहे हैं कि आप हमें सुपारी दीजिए, हिटमैन वाला, कि हम बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं, मेरे पास गन है, आपका निशाना अच्छा है, आप कस्टमर हम लाएंगे, वो हमें फ़ोटो दें, पैसा दें, हम उन जो भी फ़ोटो में रहेगा उड़ा देंगे. तो इस तरीके का इलीगल बिजनेस नहीं कर सकते. जो बिजनेस है वो हमारा लॉफुल एंड लीगल बिजनेस होना चाहिए. फोर्थ इज प्रॉफिट शेयरिंग, इसमें ज़रूर होनी चाहिए. एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज प्री डिटरमाइंड रेशियो. इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस. यानी कि प्री डिटरमाइंड रेशियो, प्रॉफिट या लॉस दोनों चीज़. केवल ऐसा नहीं कि प्रॉफिट आए तो सिर्फ मैं रखूँगा, लॉस आप रखोगे, ऐसा नहीं है. एक रेशियो हम सेट करेंगे, या तो 1:1 यानी कि आधा आधा, 3:2 यानी कि 3 हिस्सा मैं रखूँगा, 2 हिस्सा आप रखोगे. तो जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका रेशियो पहले डिसाइड करेंगे. प्रॉफिट हुआ तो सेम रेशियो में, लॉस हुआ तो सेम रेशियो में हम बियर करेंगे. द रेशियो इज यूजुअली स्पेसिफाइड इन पार्टनरशिप डीड. हमारा पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा होता है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वाइल प्रॉफिट शेयरिंग इज एसेंशियल, द एक्ट डज नॉट एक्सप्लिसिटली मैंडेट लॉस शेयरिंग, ऑल्दो it is generally understood and usually stipulated in the agreement. ठीक है. फिफ्थ वन इज म्यूचुअल एजेंसी. ये थोड़ा सा लीगल टर्म्स में चला जाता है. एज हाईलाइटेड अर्लियर, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ अ पार्टनरशिप. ईच पार्टनर एक्ट as an agent of the firm and is also principal. This means they can bind the firm through their actions within the scope of business, and they also bound by the actions of other partners undertaken on behalf of firm. This create joint and several liabilities for the firm's debt. आपको समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, तो इसको एक बेसिक तरीके से समझते हैं. जैसे कि मैं हूँ, आप हैं और एक और कोई है, तो हम 3 लोग पार्टनरशिप बिजनेस में हैं. तो यहाँ पे क्या है कि मैं बिजनेस से रिलेटेड मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ अपने बिजनेस का नाम लगा करके कि हम पार्टनरशिप फर्म है. आप दोनों को नहीं पता है, मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लॉस हो गया. तो 10,000 का अगर लॉस हुआ है तो मैं अकेला नहीं दूंगा. कल को मान लीजिए 10,000 का मैं लॉस लेके आया कि भाई बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे मैं अकेला, आप दोनों को नहीं पता है, आपको नहीं पता है, एक और पर्सन है उसको नहीं पता है, आप दोनों को नहीं पता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सिर्फ मुझे पता है. मैं अकेला एंटर किया फर्म के बेसिस पे और मुझे लॉस हुआ, तो 10,000 का जो लॉस है वो सिर्फ मैं अकेला नहीं दूंगा, वो हम तीनों लोग मिल के देंगे. तो जो उसकी जो लायबिलिटी 10,000 रुपये पे करने की
वो मेरे ऊपर भी जितनी है उतनी आपके ऊपर है, उतनी वो थर्ड पर्सन के भी ऊपर है। तो यानी कि मैं अगर कोई एक्ट कर रहा हूँ पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे, तो वो हम तीनों लोग लायबल होंगे। आप कोई एक्ट करो, भले ही मुझे नहीं पता, उसे नहीं पता, हम लोग से बिना पूछे आपने किया हो, लेकिन तब भी फर्म के बेसिस पे अगर आप कोई एक्ट कर रहे हो तो हम तीनों लोग को इक्वली एंड एक साथ बाइंड करेगा कोई भी लायबिलिटीज होती है तो। इसमें एक एग्जाम टिप भी है। अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेफिनेशन एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप इज क्रूशियल। क्या कहा गया है कि डेफिनेशन और जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये जानना पार्टनरशिप का क्रूशियल है। एग्जाम क्वेश्चंस ऑफ्टन इन्वॉल्व सिनेरियोज वेयर you need to determine if a given situation constitute a partnership based on these elements. Be prepared to analyze hypothetical cases। यानी कि आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि आपको पहले पता करना है कि पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको एसेंशियल एलिमेंट्स ही नहीं पता, आपको बेसिक्स ही नहीं पता, आपको डेफिनेशन ही नहीं पता, तो आप क्या करिएगा, आपको क्वेश्चन ही नहीं आएगा, सॉल्व करने को छोड़िए, आपको पता ही नहीं है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, जो 5 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो डेफिनेशन है उसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, द कॉर्नर स्टोन ऑफ पार्टनरशिप, द पार्टनरशिप डीड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा, एक एविडेंस कह लीजिए, एक प्रूफ कह लीजिए, एक डॉक्यूमेंट कह लीजिए हमारा पार्टनरशिप में। द पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एम्बॉडीज द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स. It serves as a primary governing document of the partnership, outlining the rights, duties, responsibilities, profit sharing arrangement. यानी कि इसमें पार्टनरशिप डीड क्या बताता है, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के पास क्या राइट्स हैं, पार्टनर्स के क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है, उसके साथ साथ एज वेल एज द रूल्स एंड प्रोसीजर्स, रूल्स और प्रोसीजर्स क्या होंगे फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द फर्म्स। यानी कि फर्म में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, चीज़ों को हम कैसे चलाएंगे, वो सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। वाइल नॉट लीगली कंपलसरी, यानी कि लीगली तो कंपलसरी नहीं है, हैविंग अ वेल ड्राफ्टेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डीड इज हाईली रिकमेंडेड टू अवॉइड फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग, रिजॉल्व पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट्स एंड इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस। यानी कि लीगली नहीं है बट एक अच्छा पार्टनरशिप डीड बनाना एक रिकमेंडेड है, जिससे कि क्या होगा, फ्यूचर में आने वाले जो लफड़ा है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, या फिर कोई भी डिस्प्यूट्स है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब फाइनली हम जानते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि की क्लॉजेस एंड कंटेंट्स ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप डीड। सबसे पहला आता है उसमें नेम ऑफ द फर्म, आपकी जो फर्म है, द ऑफिशियल नेम under which the partnership business will be conducted. This helps identify the firm legally and in its dealing with external parties. यानी कि पार्टनरशिप आपकी जो फर्म है उसका ऑफिशियल जो नेम है उसको लिखना होता है सबसे पहले। सेकेंड पे आता है नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, अ क्लियर कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज द फर्म विल एंगेज इन। यानी कि मान लीजिए आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या हुआ, नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग नेचर का बिजनेस हो गया। आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग यानी कि सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कंसाइज वे में अपना बताना है, डिस्क्रिप्शन देना है आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ का। दिस डिफाइंस द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप ऑपरेशंस, यानी कि एक पार्टनरशिप क्या क्या काम कर सकती है ये हमें उसके नेचर ऑफ बिजनेस से डिस्क्राइब पता चल जाता है। थर्ड वन इज ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए है। स्पेसिफिकेशन ऑफ वेदर द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, एग्जाम्पल अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट और अ सेट नंबर ऑफ ईयर्स, और इट पार्टनरशिप एट विल, मीनिंग इट कैन बी डिसॉल्व बाई पार्टनर एट एनी गिविंग नोटिस। यानी कि पार्टनरशिप जो होता है वो दो तरीके से फॉर्म हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, पार्टनरशिप एट विल। और भी चीज़ें होती हैं, मतलब फर्दर क्लासीफाई होता है बट बेस यही होता है। यानी कि मान लीजिए आपने पार्टनरशिप बनाया, उसमें लिख दिया कि हम पार्टनरशिप करेंगे किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि अभी मान लीजिए प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था, तो महाकुंभ के लिए कोई 2-3 कंपनियां हैं वो साथ में पार्टनरशिप कर लेती हैं, 2-3 लोग पार्टनरशिप कर लेते हैं कि हमें प्रोजेक्ट मिला है ब्रिज बनाने का, तो हम 2-3 लोग साथ में मिलकर अपने रिसोर्सेज, अपने स्किल्स, अपनी सारी चीज़ इकट्ठा करके हम ब्रिज बनाते हैं।
तो वो क्या होगा, एक स्पेसिफाइड फिक्स्ड पीरियड के लिए। मान लीजिए साल भर में ब्रिज बनेगा तो वो साल भर के लिए पार्टनरशिप है, उसके बाद वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली टूट जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। या फिर आप पार्टनरशिप एट विल कर सकते हैं, यानी कि जब तक हमारा मन हुआ हम साथ में रह के बिजनेस करेंगे, जब हमारा मन खराब हो गया हम पार्टनरशिप को नोटिस दे करके पार्टनरशिप को बंद कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो ये भी आपको लिखना होता है कि एट विल है या फिक्स्ड पीरियड के लिए। अगर फिक्स्ड पीरियड के लिए तो उसमें बताइए कब तक के लिए है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स जितने भी हमारे पार्टनर सबका नेम लिखना है, सबका एड्रेस देना है। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर ने कितना पैसा बिजनेस में लगाया है, यानी कि उनकी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको लिखना है, यानी मतलब एक पार्टनर ने कितना पैसा दिया है उसको लिखना है सारे पार्टनर्स का। हमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखना है, द एग्रीड अपॉन रेशियो इन विच द नेट प्रॉफिट्स एंड लॉसेस of the business will be distributed among the partners. This is a fundamental aspect of the partnership agreement. यानी कि एक पार्टनरशिप के जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो किस रेशियो में शेयर किए जाएंगे, उसको उस रेशियो को भी हमने वहाँ पे डिस्क्राइब करना है, उसको लिखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, whether interest of capital will be allowed on the capital contributed by partners and if so the agreed rate of interest. This clause clarifies the compensation for use of partners capital in the business. यानी कि जो एक पार्टनर ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, मान लीजिए हम 3 लोग जो पार्टनरशिप है, हमने 1 लाख रुपए सबका लगाया है, तो क्या हमें जो पार्टनरशिप फर्म है हमने जो 1 लाख रुपए लगाया, क्या हमें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? हमें देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, बिकॉज कैपिटल हम लगा रहे हैं तो हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें मिलेगा तो वो कितना मिलेगा, उसका परसेंटेज मिलेगा। कंपलसरी नहीं है कि मिलना ही चाहिए, अगर मिल रहा है तो परसेंटेज लिखिए, नहीं मिल रहा है तो उसको लिख दीजिए कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, वेदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन द अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज एंड इफ सो द एग्रीड रेट ऑफ रिटर्न। This discourages excessive withdrawals and compensate the firm for the temporary use of its funds by the partners. यानी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया और कल को आपको कुछ ज़रूरत पड़ी, आपकी महिला मित्र का बर्थडे आ गया तो आपने 50,000 रुपये उसमें से निकाल लिया, तो वहाँ कैपिटल से जो पैसा गया है तो अब जो फर्म है वो आपसे कैपिटल पे इंटरेस्ट लेगी, यानी कि कैपिटल में नहीं, सॉरी, जो ड्राइंग्स आपने निकाली है, आपने जो पैसा 50,000 रुपये निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपकी वो ड्राइंग्स हुई। तो अब उस 50,000 पे जो फर्म है वो आपसे पैसा तो लेगी ड्राइंग्स, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को लेगी। तो वही अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर आप ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज है उसको भी डिस्क्राइब करना होगा। 9th वन इज सैलरीज और कमीशंस टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरीज देना है, कमीशंस देना है, तो कितनी सैलरी कितने कमीशन रहेंगे पार्टनर्स को, उसको डिस्क्लोज करेंगे। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कल को हम कोई नया पार्टनर ला रहे हैं अपने फर्म में तो उस पार्टनर को कैसे रूल्स रहेंगे, कैसे रेगुलेशंस रहेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग अगर पहले से डिसाइड हो कैसा चेंज होगा या फिर क्या क्या उसमें चेंजेस होंगे, तो उसका रूल्स हमें लिखना होगा। उसके साथ साथ अगर एक पार्टनर आ रहा है तो रूल्स बनाएंगे। रूल्स रिगार्डिंग रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर, यानी कि कोई पार्टनर जा रहा है और कोई पार्टनर जा रहा है, यानी कि एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो दोनों के जाने में जो हमारे रूल्स होंगे वो क्या रहने वाले हैं उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, हम गुडविल को कैसे वैल्यू करेंगे, उसका कैलकुलेशन का मेथड क्या होने वाला है, मतलब गुडविल वैल्यूएशन के मल्टीपल मेथड्स होते हैं, उसको हम हमारा जो 3rd चैप्टर होगा गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल उसमें देखेंगे। तो गुडविल का वैल्यूएशन का क्या रहेगा वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उसके साथ साथ अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, एक फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, यूजुअली 1 अप्रैल 31 मार्च होता है, बट आप चाहें तो जनवरी टू दिसंबर भी कर सकते हैं, मतलब जो कैलेंडर ईयर होता है उसको भी कर सकते हैं, तो वो भी डिस्क्लोज करना होता है। बैंक अकाउंट्स एंड ऑपरेशंस, फर्म के नाम पे जो भी बैंक अकाउंट्स हैं उसको आपको डिस्क्लोज करना है, कहाँ कहाँ पे बैंक है, क्या नाम से है, वो सारी चीज़ें। साथ साथ प्रोसीजर्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि कल को अगर हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस होने वाला है, मान लीजिए उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस, कौन सी एसेट्स कौन ले जाएगा, क्या कैसे करेंगे, तो वो सारी उसके रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फर्म बंद होती है कैसे होगा उसके प्रोसेस को लिखा जाएगा। आर्बिट्रेशन क्लॉज, ये क्या होता है, प्रोविजन स्पेसिफाइंग द मेथड ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स among the partners outside the court system, typically through arbitration. This can save time, cost
एसोसिएटेड विथ लिटिगेशन, यानी कल को मान लीजिए हमारे और आपके बीच में लड़ाई हो जाती है, तो उस लड़ाई को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कोर्ट के बाहर, यानी कि हम लीगल वे में नहीं जा रहे, हम आपस में ही चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा आर्बिट्रेशन कॉस्ट। इससे क्या होता है, हमारा टाइम और कोर्ट में जाने का पैसा, दोनों चीज़ें बच जाती हैं। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स क्या होने वाली हैं, अ क्लियर आउटलाइन ऑफ स्पेसिफिक रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मान लीजिए कोई CMO बनेगा, कोई CFO बनेगा, कोई CEO बनेगा, तो वो सारी चीज़ें। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट, ये क्या हो गया, एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि दिस इज अ रेसिडुअल क्लॉज दैट अलाउज द पार्टनर्स टू इंक्लूड एनी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन दैट दे डीम रेलिवेंट टू द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, यानी कि इसके अलावा अगर कोई पार्टनर चाहता है कोई चीज़ ऐड अप करना कि ये चीज़ हमारे लिखी होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ हैविंग पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है तो उसके फ़ायदे क्या होने वाले। पहला है क्लैरिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। बेसिक है, क्लैरिटी रहेगी, यानी कि स्मूथ रहेगा कि किसको क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या करना है, किसी चीज़ को सिंपली सारी चीज़ को पहले से हमने डिफाइन करके रखा हुआ है। दूसरा है हमारा एक लीगल एविडेंस होता है। कल को मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है, आपने ज़्यादा ले लिया, मैंने कम ले लिया, तो मुझे बुरा लग गया, मैं आप पे केस कर सकता हूँ। बट अगर पार्टनरशिप डीड है तो हमें पता रहेगा कौन कितना प्रॉफिट लेगा, क्या कैसे लेगा, बिकॉज एक लीगल एविडेंस हमारे पास हो जाता है। गवर्निंग फ्रेमवर्क, इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट, यानी कि रूल्स, प्रोसीजर्स, रेगुलेशंस, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। तो इससे क्या होता है, चीज़ों को कैसे गवर्न करना है विद इन द फर्म, ये हमें बता देता है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, सीधी सी बात है, कल को कुछ कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा लफड़ा हुआ, तो इसी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बेसिस पे। एक्सेप्टेबिलिटी, adaptability and flexibility. The deed can be tailored to specific needs and circumstances of a partner and their business, allowing for flexibility in defining their relationship and operational procedure. सीधी सी बात है, डीड को हम चेंज कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं, या फिर जो चेंजेस हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं हमारे नीड के हिसाब से। सिक्स्थ वन इज स्मूथ फंक्शनिंग, सीधी सी बात है, वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही, क्लैरिटी, स्मूथ फंक्शनिंग, डिस्प्यूट्स को, कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में मेन मुद्दा वही है कि आपका जो फर्म है वो अच्छे से काम करेगा, फालतू में लफड़ाबाजी इधर उधर की चीज़ें नहीं होंगी। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम की टिप आपको दे देता हूँ। टू अंडरस्टैंड द की क्लॉजेज ऑफ टिपिकल इंक्लूडेड in a partnership deed and be able to explain significance of each clause. You might be asked to list these clauses or discuss importance of specific provision in preventing disputes and ensuring smooth operations. यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो 18 क्लॉजेस पूरे दिए हुए हैं, जो सारी चीज़ें हैं कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए, इसमें जो मेन चीज़ जैसे कि नाम हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस, ड्यूरेशन, प्लेस, नेम, एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, रूल्स इन द केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, तो ये सारी जो मेन चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को आपको याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो लाइन लिखी है इसको रट लीजिए, इसको समझ लीजिए। अकाउंट्स में आपकी इंग्लिश नहीं चेक करी जाएगी, बट ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए आप कहना क्या चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा टेक्निकल या कीवर्ड्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होने वाली अकाउंट्स के, बिकॉज एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। कीवर्ड रटना है तो इकोनॉमिक्स में जाइए, बिजनेस स्टडीज़ में जाइए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जाइए। तो यहाँ पे इस वीडियो को अभी के लिए मैं यहीं पे पॉज करता हूँ। तो इसमें वीडियो में हमने यहाँ तक इसको कर लिया है कंप्लीट, पॉइंट 2 तक, पॉइंट 3 से कल हम कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, यहाँ तक आपने देखा है तो थैंक यू सो मच। लाइक कर देना है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक है, तब भी नहीं, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।